अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज की लेक्चर 6 के साथ मैं हूं गालिब हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे लायबिलिटीज या कर्जा। ठीक है, कर्जे क्या होते हैं या कर्जा क्या होता है। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर या पहला पिलर डिस्कस किया, उसका नाम था एसेट्स। और उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने लायबिलिटीज वाला लेक्चर आप देख रहे हैं तो उससे पहले लाजमी तौर पर अगर आपने नहीं देखा तो आप एसेट्स और अकाउंटिंग की डेफिनेशन लाजमी देखें, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर ग्रिप हो सके, क्योंकि ये अकाउंटिंग का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है जिसे कहा जाता है लायबिलिटीज। आइए जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि लायबिलिटीज क्या होती है। अब देखें, लायबिलिटीज की हमारे पास दो डेफिनेशन हैं और एक डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि लायबिलिटीज का मतलब ये होता है वो अमाउंट या वो रकम जो कि आपने अदा करनी है आउटसाइडर्स को या क्रेडिटर्स को। ठीक है भाई, आउटसाइडर्स कौन होगा? या तो मैंने बाहर से कर्जा लिया है, सप्लायर से मैंने सामान खरीदा, इन्वेंट्री परचेज की है, मैंने बैंक से कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो मुझे जैसी बात है बैंक को वापसी करना है या सप्लायर को पैसे वापसी करने हैं। वो कर्जा जो कारोबार ने वापसी करना है, पे करना है, उसे कहा जाता है लायबिलिटी। ठीक है। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जिनसे आपने उधार लिया है। अगर बैंक से आपने उधार लिया तो बैंक आपका क्रेडिटर कहलाएगा। अगर आपने सप्लायर से माल खरीदा है, इन्वेंट्री परचेज की, तो सप्लायर आपके जो है वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले क्या हो गया कि वो अमाउंट जो कारोबार में वापसी करना है उसे कहा जाता है लायबिलिटी। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन डेफिनेशन है थोड़ा सा, इसके वर्डिंग चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट इसका वो ये कि liabilities आर द लीगल ऑब्लिगेशन और दैट ओड टू अनदर पर्सन और कंपनी। liabilities का वो ऑब्लिगेशंस होते हैं या वो कर्जा होता है या वो रकम होती है जो कि कारोबार ने दूसरे शख्स को या किसी कंपनी को वापसी करनी होती है। ठीक है। तो इन जस्ट वन लाइन, वो कर्जा जो कारोबार ने या वो रकम या वो अमाउंट जो कारोबार ने वापसी करना है उसे कहा जाता है कारोबार के ऊपर लायबिलिटी। अगर आप ये कारोबार करते हैं और आपने कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है और उस लोन को आपने जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए का लोन लिया, 100,000 रुपीज का आपने लोन लिया, तो आपने उस अमाउंट को क्या करना है? बैंक को वापसी करना है। तो वो 1 लाख रुपए आपके कारोबार के ऊपर क्या रहेंगे? लायबिलिटी के अंदर आएंगे। ठीक है। अब एक और डेफिनेशन है जो कि डेफिनेशन आपकी दी है आईएफआरएस ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस, क्योंकि जो कि एक ऐसी बात है, एक अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है, तो मैं इस पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि कर्जा आपका एक प्रेजेंट एक अमाउंट होता है, कर्जा होता है जो आपको अभी पे करना है। ठीक है, ऑफ द एंटरप्राइज अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट्स। देखिए, पास्ट इवेंट्स का मतलब क्या हो गया कि कल या लास्ट 2 डेज बिफोर या 5 डेज बिफोर मैंने इन्वेंट्री परचेज की, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने लोन लिया। तो जो आपके पास्ट इवेंट्स हैं उसकी वजह से करंट के अंदर आपने जो अमाउंट पे करना है, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और जब आप इस कर्जे को सेटल करोगे तो इसके नतीजे में आपके कारोबार से आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो किसका होगा? रिसोर्सेज का होगा। और वो रिसोर्स कौन हो सकता है? वो कैश हो सकता है। जब आप किसी को कर्जा वापसी करोगे तो जाहिर सी बात है आप उसको कैश के फॉर्म में कर सकते हो, या एक बहुत कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है इसमें आप कोई एसेट्स के अगेंस्ट में कर सकते हो, अदरवाइज हम कैश के अंदर ही उसको रीपे करते हैं। ठीक है। तो कर्जा क्या होता है? आपका करंट ऑब्लिगेशन, करंट आपने मौजूदा दौर के अंदर जो कर्जा पे करना है, क्योंकि पास्ट में आपने कोई इवेंट किया था, कोई आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, उसके नतीजे में आपको मौजूदा टाइम के अंदर कोई कर्जा पे करना है, उसे कहा जाता है लायबिलिटी। और लायबिलिटी के नतीजे में आपका कोई ना कोई एसेट जो है वो आउटफ्लो होता है या डिक्रीज होता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, लायबिलिटीज की भी दो क्लासिफिकेशन होती हैं। ठीक है, एक होती है करंट लायबिलिटी, दिस इज आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। सेकंड वी हैव द नॉन करंट लायबिलिटीज, आल्सो नोन एज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है। ये पढ़ने का मकसद क्या है? इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि विच अमाउंट शुड बी शोन अंडर अंडर द करंट लायबिलिटीज एंड विच अमाउंट शुड बी शोन अंडर अंडर द हेडिंग्स ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटीज और द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है।
तो पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज क्या होती है। बहुत आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि करंट लायबिलिटी वो कर्जा होता है जो आपने 12 महीने के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि कारोबार ने अगर बैंक से कर्जा लिया और कारोबार ने कहा कि मैं 6 महीने बाद वापसी करूंगा, करंट लायबिलिटी। कारोबार ने कहा कि आई विल पे आफ्टर, फॉर एग्जांपल कारोबार वो कर्जा दो 10 मंथ्स आफ्टर पे करते हैं तो दैट इज अ करंट लायबिलिटी। 12 महीने के अंदर रीपे करता है दैट इज करंट लायबिलिटी। 2 महीने में रीपे करता है दैट्स करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 12 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर जो कर्जा आप अ, वापसी कर दोगे या पे कर दोगे दैट इज नोन एज दी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके अंदर पहला आता है हमारे पास अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने कोई सामान खरीदा है, उधार में इन्वेंट्री परचेज की है या कोई एसेट परचेज किया है तो हमें वो अमाउंट जो है वो क्या करना है, वापसी करना है। तो ऐसी बात है दैट इज नोन एज द अकाउंट्स पेबल और दिस इज नोन एज द करंट लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, जैसे पता है शॉर्ट टर्म जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपने 2 महीने के लिए कोई कर्जा लिया, यू हैव बोरोड मनी फॉर 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, इवन 6 मंथ, इवन विद इन द 12 मंथ्स। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म लोन्स। उसके बाद आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो अकाउंट होल्डर अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और वो अकाउंट होल्डर अवेल कर सकते हैं जिनके पास करंट अकाउंट की फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है कि अगर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एक भी अमाउंट या रुपीस मौजूद नहीं है तो वो बैंक उस अमाउंट जो फैसिलिटी ली है अकाउंट होल्डर ने उस लिमिट तक के चेक को क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से कहा कि आई वांट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट अप टू 500,000 रुपीज, कि मुझे 5 लाख तक की बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। बैंक आपसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगेंगे लाजमी तौर पर। ठीक है, और जब भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे बैंक आपके अकाउंट से 5 लाख तक जितनी भी आपने लिमिट ली है उस हद तक के अमाउंट को बैंक क्या कर देगा, बैंक क्लियर कर देगा। तो जाहिर सी बात है आपके अकाउंट में तो पैसे थे नहीं, बैंक ने आपके ब्याज पे 500,000 रुपीज या 5 लाख रुपए बैंक ने पे कर दिए। इट मीन कि आपके ऊपर वो क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। बैंक आपसे वेट नहीं करेगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आएंगे 1 साल बाद आएंगे, नहीं, जैसी बात है आपका करंट अकाउंट है, आपके पैसे की रोटेशन होती रहती है। तो जैसे आपके अकाउंट के अंदर पैसे आएंगे बैंक उसको अपने पास डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बैंक ओवरड्राफ्ट इज कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि भाई आपने एक्सपेंसेस तो कर दिया, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, आपने सैलरीज यूज कर कंज्यूम कर ली, अपने जो वर्कर्स थे उनसे आपने काम ले लिया, लेकिन उनको आपने पे नहीं किए। वो एक्सपेंसेस जो आपने पे नहीं किए, जब तक पे नहीं करेंगे these expenses are known as the accrued expenses और these are treated as the current liability। ठीक है, लास्ट वी हैव द इंटरेस्ट पेबल। तो ऐसी बात है जो भी आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाती है मंथली और जब तक वो आप पे नहीं करते तो दैट इज नोन एज योर करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये तो का बैंक आपसे रहता नहीं, 12 12 महीने बाद आके दे दे इंटरेस्ट या आप जो है वो डेढ़ डेढ़ साल बाद आके देते हैं, इट डजंट हैपन। तो ये वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने 12 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर या विद इन द अकाउंटिंग पीरियड आपने पे करने होते हैं। दीज आर नोन एज द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। आप समझ गए होंगे कि नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि ये वो कर्जा होता है जो कि कारोबार 1 साल से ज्यादा अरसे तक अदा कर सकता है या जिसकी अदायगी एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, ये कहलाती है आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। आपने 2 साल, 1.5 साल के लिए कर्जा ले लिया, आपने 2 साल के लिए कर्जा ले लिया, आपने 3 साल के लिए कर्जा ले लिया, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो वो कर्जा जो आप पे करते हैं मोर देन 1 ईयर, ठीक है, या 1 साल से ज्यादा अरसे मुद्दत के अंदर, वो आपका कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या आते हैं, बैंक लोन आता है, बॉन्ड्स पेबल आते हैं, मॉर्गेज पेबल आता है और डिबेंचर्स आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स थी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इन जस्ट सम अप, करंट लायबिलिटीज क्या होती है। करंट लायबिलिटीज वो कर्जा होता है जो आप 12 महीने के अंदर अंदर अदा करते हैं। ठीक है,
अब वो 12 महीना मैक्सिमम है, उसके अंदर 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? कुछ ऐसा कर्ज़ा हो सकता है कि जो बैंक आप आपने बैंक से लिया है, आपने सप्लायर से लिया है, ठीक है? आपने कोई मॉर्गेज की चीज़ें की हैं, ठीक है? आपका बॉन्ड्स पेबल है या डिबेंचर्स हैं, तो ये वो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं जो कि आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर अदा कर सकते हो, ठीक है? इन टर्म्स को मैं थोड़ा आगे डिटेल में बात करूँगा, ठीक है? लेकिन आपने सिर्फ़ ध्यान में रखना है कि वो कर्ज़े जो आप 1 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर लेते हैं या उसको आपको पे करने होते हैं, उनको कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लायबिलिटीज़ वाला पोर्शन है, जो आपका सेकंड पिलर ऑफ अकाउंटिंग है, आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन्स है करने हैं या आपको कुछ सवालात करने हैं, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।